हेलो हाय एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर गुड। आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इंडिया में उस टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, और उसके साइमल्टेनियसली जो पीरियड था उस टाइम पे कैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू लास्ट लेक्चर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे सिखों का जो सिक्स कम्युनिटीज़ थी उनकी राइज कैसे हुई थी, वो कैसे उनका उत्थान हुआ था, कैसे उनका आगमन हुआ था इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन हिस्ट्री में। सो उसके बारे में पढ़ा था। सो उसके बाद हम अब आज पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। द फर्स्ट टॉपिक है कि जो दिल्ली सल्तनत था उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है। सो दिल्ली सल्तनत जो इंट्रोड्यूस किया था एक पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि पूरा का पूरा सेंटर टुवर्ड्स, आप कह सकते हो कि सेंटर टुवर्ड्स सुल्तान था। मतलब सुल्तान वाज द मेजर पर्सन जिनके इर्द गिर्द ये चलता था। सो ये सेंटर टुवर्ड्स सुल्तान था हु पॉजेज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। सो सुल्तान वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब ऑथराइज पर्सन थे। एज ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेड भी वही रहते थे, जिनकी ड्यूटी होती थी एंड हुज ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स इंक्लूडेड डिफेंडिंग द टेरिटरी ऑफ इस्लाम अगेंस्ट। ठीक है। सो लेकिन इस्लाम को बाकी पॉसिबल अग्रेशन से बचाने का काम उनका होता था। कलेक्टिंग फीस, टैक्सेस, ये सब चीज़, या पब्लिक अफेयर्स या कंडीशन ऑफ द पीपल का जो है वो पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा उनके पब्लिक अफेयर्स और उनके कंडीशंस के बारे में जानकारी रखना, ये मेन काम होता था दिल्ली सल्तनत का। तो सारा का सारा एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो दिल्ली के सुल्तान जो हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, उनके इर्द गिर्द रहता था। हालांकि उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे जो असिस्ट करते थे। सो जो वेरियस डिपार्टमेंट्स जो होते थे उनको हैंडल करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक सुल्तान का जो अपना रोल होता था उनको हेल्प आउट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया गया था, जो अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते थे। सो जो उनका एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, हथियार था या टूल था, आप जो कह लो, तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन करने का दिल्ली सल्तनत का, वो था इक्ता सिस्टम। सो इक्ता सिस्टम का मतलब क्या होता है, लाइक इक्ता सिस्टम क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना ज़रूरी है कि इक्ता सिस्टम इन विच टेरिटरीज वर असाइंड टू नोबल्स। जो सुल्तान के या दिल्ली सल्तनत के नोबल्स हुआ करते थे, कुछ स्पेसिफिक लोग हुआ करते थे जो हाईली रिकमेंडेड और हाईली रिकग्नाइज्ड होते थे सुल्तान द्वारा। सो उनको इक्तादार्स बोला जाता था। उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था जो इक्ता सिस्टम था, कि वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को घटाएंगे, और जो भी बचता है वो ट्रेजरी में, सुल्तान के ट्रेजरी में वो जमा कराएंगे। ठीक है। और साथ में उनका पार्टिसिपेशन होता था आर्मी के भी मेंटेनेंस में। सो एक सिस्टम क्रिएट किया गया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का, लॉयल टू सेंट्रल अथॉरिटी, बट देयर पोस्ट वर नॉट हेरिडिटरी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो इक्तादार्स होता था या इक्तादार्स जो होते थे, इक्ता सिस्टम्स जो बनाया गया था उसमें जो इक्तादार्स जो नोबल्स होते थे उनकी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं थी। मतलब पिता की पोस्ट जाने के बाद उनके बेटे को मिलेगी, ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी, ये चीज़ कंपलसरी नहीं थी। ठीक है। टैक्सेस जो था वो ट्रेड के हर स्टेज पे टैक्सेस लिया जाता था। सारा बर्डन एक तरीके से पीजेंट्री पे, जो नीचे के पीजेंट्स हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, या जो लेबरर्स हुआ करते थे जो खेतों में काम करते थे, उन पे ज़्यादा ये बोझ होता था। सो और जो अकाउंट रिपोर्ट्स जो होता था वो क्रूएल माना जाता था। जब रेवेन्यू लेना होता था लैंड से, तो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्रूएलिटी तक झेलनी पड़ती थी इन लोगों को। ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मुग़ल के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है।
एमिंग एट ग्रेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, अकबर रीऑर्गेनाइजेज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और ज़्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी के लिए अकबर ने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रीऑर्गेनाइज़ करा। ठीक है, मुग़ल का एक मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अगर वर्क आप देखोगे तो अकबर के टाइम ही ज़्यादातर दिखेगा। तो यहाँ अकबर के बारे में ही थोड़ा सा डिटेल बताया गया है। तो अकबर ने क्या करा कि द दीवान टुक केयर ऑफ़ द फाइनेंसेस, इसने चीज़ें बांटी, डिफरेंट चीज़ें। तो इन्होंने दीवान अपॉइंट करा जो फाइनेंस के टेक केयर करेगा। मीर बख्शी बनाया जो मिलिट्री मैटर्स को संभालते थे। खाने सामान हुआ करते थे जो पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, रॉयल हाउस होल्ड्स के अलावा ये सब चीज़ों में खाने सामान करते थे। आपके लोग जो बेसिक सारी चीज़ें जो पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और जो भी रॉयल हाउस होल्ड्स की कुछ चीज़ें की ज़रूरत हो, कुछ रॉयल में मतलब हाउस होल्ड्स में जो राजा के रहने का घर था या राजघराना जो कहते थे उसको, उसमें भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती तो वो खाने सामान ही देखते थे। ठीक है। द सदर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस, रिलीजियस एंड एजुकेशनल मैटर। एक सदर हुआ करते थे, सदर की पोस्ट थी जो रिलीजियस, जस्टिस और एजुकेशनल मैटर को देखते थे। तो ये मिनिस्टर जो थे टाइम ऑफ द एम्पायर 12 प्रोविंसेस में, 12 प्रोविंसेस में डिवाइड करा था अकबर ने। ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, आपको जाननी है। जो फर्दर डिवाइडेड हुआ, सब डिवाइडेड हुआ और चेक्स एंड बैलेंसेज इन्फोर्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो सारे एक दूसरे से चेक एंड बैलेंसेज होता था। ठीक है। एट विलेज लेवल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस कंटिन्यूड मोर और लेस अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है। विलेज लेवल पे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में, मुग़ल के टाइम में विलेज लेवल पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते थे। वो सेल्फ गवर्नेंस ही था एक तरीके से उनका। सो वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते थे, वो लेस डिस्टर्ब थे उस टाइम पे, उन पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सो अकबर ने एक और इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, इंस्टीट्यूट किया एक सिस्टम को जिसका नाम था मनसबदारी सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे ज़्यादा किसने डिटेल्स करा, तो अबुल फजल ने अपने ऐने अकबरी किताब जो अबुल फजल ने लिखी थी। ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें पूछते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ये पूछते हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि ऐने अकबरी किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। इसने अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस बुक में डिस्क्राइब करी है, इस रिकॉर्ड में। उसमें इन्होंने बताया कि मनसबदार जो होते थे अपने रैंक के हिसाब से उनको मिलता था मनसब। तो मनसब एक तरह का अमाउंट इन कैश और लाइक इन टैक्सेस और लाइक इन जागीर के तौर पे इन्हें मिलता था। तो प्रिसाइज नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेज, कैमल्स एज वेल एज ट्रूप्स फॉर द स्टेट। अगर स्टेट के लिए हॉर्सेज, एलिफेंट्स और या फिर आर्मी के ट्रूप्स जो होते थे, लोग जो होते थे जो समय पर काम आ जाए, वैसे लोगों को ये लोग मेंटेन करते थे। उनको एक मनसब रैंक दिया जाता था और उनको मनसबदार बोलते थे। ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता था अकबर को सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये होता था कि कम समय में जितने भी मनसब थे उनको नोटिस ये दे दिया जाता था कि भाई सपोज़ एक युद्ध होने वाला है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो ये सारे मनसब जो थे वो खुद ही अपना हॉर्सेज, कैमल्स, एलिफेंट्स या आर्मी एक छोटी टुकड़ी सब वो मेंटेन करके रखते थे पहले से ही। उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था मुग़ल का, मतलब आप कह सकते हो अकबर का ये जो भी किंग हुआ करता था मुग़ल एम्पायर का, जो राजा सुल्तान जो भी उस टाइप के होते थे, उनका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था। दे इंडिपेंडेंट होते थे एक तरह से, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। तो एक शॉर्ट नोटिस में परमानेंट सेंट्रलाइज्ड आर्मी इनको एक इकट्ठा करने में आसानी हो जाती थी कि तुरंत सबको बोला, सारे मनसबदार अपना अपना आर्मी लेकर के अपने अपने हाथी, घोड़ा और जो भी इनके पास युद्ध के लिए जो भी चीज़ें थी वो लेकर के इकट्ठा हो गए। तो छोटे छोटे मिलकर के एक बहुत बड़ा लार्ज आर्मी इनके पास इकट्ठा हो जाता था। तो एक सेंट्रलाइज परमानेंट आर्मी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इनको, तो उससे इनका खर्च भी बच जाता था। तो मनसब जो थे वो जनरली जो मनसबदार जो थे उनको पेमेंट जो होती थी वो जागीर्स के द्वारा दिए जाते थे। जागीर्स का मतलब होता है लैंड, एक तरीके से कि उनको दे दिया कि भाई इतना लैंड आपका है, यहाँ से आप टैक्स वसूलो, आप यहाँ से जो करना है करो, ये आपकी जागीर है। ठीक है। और इसीलिए मनसबदार्स को जागीरदार्स भी बहुत जगह बोला जाता था। ठीक है। अकबर का जो टॉलरेंस था फेथ में, डिफरेंट फेथ के प्रति उसका टॉलरेंस था, लाइक हिंदू, सिख्स, ईसाई, इन सब के प्रति ज़्यादा वो इंटॉलरेंस नहीं था, ज़्यादा क्रूएल नहीं था, ऐसा माना जाता था। उसके अलावा नॉन मुस्लिम्स वर केप्ट इन अ माइनॉरिटी इन द हायर एस्केलॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक जो नॉन मुस्लिम्स जो थे,
जो नॉन मुस्लिम इसके अलावा मतलब माना जाता था कि डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स के लिए उसके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो नॉन मुस्लिम्स होते थे वो माइनॉरिटी में ही थे अच्छे रैंक पे, मतलब बहुत कम लोगों को इन्होंने इसने अपने अच्छे रैंक पे रखा था एडमिनिस्ट्रेशन में। लाइक ऊंचे पद पे बहुत कम नॉन मुस्लिम्स लोग थे इसके, जैसे ज़्यादातर परसेंटेज जो नॉन मुस्लिम ऑफिशियल्स की जो थी इनके पास वो 1/3 ऑफ द टोटल था, मतलब 3 में से 1/3 ही लोग अच्छे पोस्ट पे रहते थे या उससे कम ही, ऐसा माना जाता था। ठीक है, इवन अमंग मुस्लिम ऑफिशियल दोस्त फॉरेन ओरिजिन, जो फॉरेन ओरिजिन्स के भी मुस्लिम हुआ करते थे, जैसे कि बहुत सारे अगर आप कह लो तो जैसे अफ़गान हो गए, ये लोग तो टर्किश मानते थे अपने आप को, तो जैसे अफ़गान मुस्लिम्स हो गए, उनको भी ये बहुत कम इंडियन जनरली फेवर्ड ओवर दोज इंडियन ओरिजिन्स के जो लोग होते थे। इवन अमॉन्ग मुस्लिम ऑफिसर्स दोज ऑफ फॉरेन ओरिजिन वर जनरली फेवर्ड ओवर दोज ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। ठीक है, जो इंडिया के ओरिजिन थे उससे ज़्यादा ये फॉरेन के ओरिजिन्स जो मुस्लिम्स थे उनको ज़्यादा ये फेवर करते थे। ठीक है, इनका एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था टोडरमल, जिसने एक एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम बनाया अकबर के लिए, और इसने एक डिटेल्ड सर्वे क्रॉप यील्ड्स के लिए और प्राइसेस के लिए और डिटरमाइन किया प्राइसेस हर क्रॉप के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। उस सर्वे के थ्रू उस कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन मिले जिसके बेसिस पे इसने हर फसल की एक प्राइस तय करी उस इन्फॉर्मेशन के बिल पे। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि सिस्टमेटिक सर्वे ऑफ द लैंड इन द एंटायर एम्पायर, जिससे रेवेन्यू कलेक्शन इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सी चीज़ें इनिशिएट करी अकबर के टाइम पे टोडरमल ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड थैंक यू, बाय बाय।